आप शेयर प्राइस की कोई सी भी अवस्था में हो, आपके निर्णय हमेशा गलत रहेंगे। अब आप कहोगे सर क्यों गलत रहेंगे, हमने तो प्रॉफिट बुक कर लिया। जिस तरीके से आप सोचते हो शेयर गिर रहा है और आपके पास है बेच दूं, जिस तरीके से वो शेयर आपके पास और तेजी के संकेत दिखाकर आगे की तरफ भागा और आप सोचते हैं वहां पर भी निकाल दूं प्रॉफिट बुक मिले, तो ये वो रणनीतियां होती हैं, ये चार्ट में आप ढूंढ नहीं सकते। पेटीएम पर मैंने दूसरे चैनल पर वीडियो बना दी थी ऐसा, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ से साइकोलॉजी समझो, जल्दी से अब ये शेयर भी ऊपर जाने की उम्मीदों के साथ नहीं है। हो सकता है 1-2 अपर सर्किट मारे, पर जल्दीबाजी बना लो अपना भी कि भाई मुझे आज इरडा को 200 पे बुक करना था, 150 में करना था। इस तरीके के जो टारगेट होते हैं वो खुद ब खुद बनाए जाते हैं, किसी से पूछ कर नहीं बनाए जाते। बता दूं मैं, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर ना आप चार्ट की एनालाइज करते हो, ना टारगेट बताते हो, ना प्राइस एक्शन के बारे में कुछ समझाते हो, फिर भी वो क्यों चीज़ें हो जाती हैं जो आप हमें समझा कर जाते हो। 50 रुपये अगर आपको देखना है तो इसके रोज के शेयर प्राइस की चीज़ों के साथ हमें नहीं जाना है। इत्तेफाक से आज इसने 30 रुपये टच कर दिया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यस बैंक की, क्योंकि कल ही यस बैंक पर मैंने वीडियो डाली थी और बताया था कि 30 से 50 रुपये अगर आपको देखना है तो इसके रोज के शेयर प्राइस की चीज़ों के साथ हमें नहीं जाना है। इत्तेफाक से आज इसने 30 रुपये टच कर दिया, और जो कल की वीडियो थी मैंने परसों बना ली थी वो, क्योंकि मुझे कल देहरादून जाना था। तो अचानक से मेरे दिमाग में आई यस बैंक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, पर अचानक से कल भी तेज़ी कर दी, आज भी तेज़ी कर दी और 2 दिन में 28% भाग गया। तो आगे की रणनीति देखेंगे इसके अंदर अब क्या बनने वाली है। बात करेंगे IREDA इड़ा की, और देखेंगे उसने जो लोअर सर्किट मारा उससे कई लोग जो नाराज़ हो गए, जिन्होंने ऊपर ख़रीदा था वो कह रहे हम फंस गए, अब क्या करें, उसके बारे में बात करेंगे इन्फीबीम के बारे में, जो मुझे आने वाले फ्यूचर का शेयर लगता है और अभी भी वो अच्छा वर्क कर रहा है, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे पेटीएम और HDFC बैंक के बारे में। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर ना आप चार्ट की एनालाइज करते हो, ना टारगेट बताते हो, ना प्राइस एक्शन के बारे में कुछ समझाते हो, फिर भी वो क्यों चीज़ें हो जाती हैं जो आप हमें समझा कर जाते हो। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पेटीएम का शेयर जिस मुकाम पे था, या फिर HDFC बैंक का शेयर जिस मुकाम पर था, या फिर जियो का शेयर यानी जियो फाइनेंस सर्विसेज का शेयर जो तेज़ी कल परसों दिखाई थी उस मुकाम पर था, तो इन तीनों शेयरों के अंदर, फिलहाल तीनों के शेयरों के अंदर बता रहा हूँ क्या हुआ एकदम झटके से। 2 शेयर आपको गिरते हुए दिखाई दिए, HDFC बैंक और पेटीएम, क्योंकि उसके अंदर आपको HDFC बैंक में कुछ चीज़ें निवेशकों को अच्छी नहीं लगी, रिजल्ट का हिसाब। दूसरा आपको देखने को मिला पेटीएम ने RBI के द्वारा जो न्यूज़ निकल कर आई उसके द्वारा वो गिरा। फिर जियो क्यों इतनी तेज़ भागा, क्योंकि वहाँ पर भी एक न्यूज़ निकल कर आई थी जो एक फेक साबित हुई। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ में डला है, यहाँ चार्ट में डला है या न्यूज़ से डला है? तो न्यूज़ से डला है ना इन चीज़ों में फ़र्क। तो हम किस चीज़ की एनालाइज करते हैं, न्यूज़ की और साइकोलॉजी की, और साइकोलॉजी के द्वारा ही हमारे एक चीज़ को आगे की तरफ बढ़ते कदमों के साथ जाते हैं। तो तभी जाकर मैंने पेटीएम को भी साइकोलॉजी के थ्रू लिया था लोअर सर्किट में, है ना। फिर आज उसको देख लो, आज पेटीएम में आज आपको अपर सर्किट देखने को मिले। तो ये वो रणनीतियाँ होती हैं, ये चार्ट में आप ढूंढ नहीं सकते हैं। पेटीएम पर मैंने दूसरे चैनल पर वीडियो बना दी थी कि जो ये गिर रहा है और जिसकी वजह से जियो भाग रहा है, कल को कुछ पेटीएम में अच्छा हो गया तो जियो में वो रंगीनता जो 40 रुपये वाली थी वो धुंधली बढ़ जाएगी और पेटीएम आपको अच्छे संकेत दिखाएगा। तो आज आपको वही होते हुए दिखाई दे दिया, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से कह दिया गया है ऐसा कोई भी अधिग्रहण की चीज़ें नहीं हो रही है। पेटीएम को हम बहुत हल्के में ले रहे हैं। पेटीएम कोरोना के टाइम के बाद से बहुत ज़्यादा चलन में आया है और अधिकतर पूरे भारत में ये छाया हुआ है।
इत्तेफाक से जो चीज़ें उसने की है आरबीआई उसकी चीज़ों को कर रहा है। और कहीं ना कहीं पेटीएम जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो है निर्मला सीतारमण जी, उनसे मुलाकात करने की चीज़ें भी जो निकल कर पॉजिटिव निवेशकों को लगी, उसने पेटीएम की चीज़ों में रंगीनता बाहर ला दी। देखो सर, जब शेयर गिरता है तो दोगुनी रफ्तार से गिरता है ना। उस टाइम 20% हिट थे, और जब बढ़ता है तो कुछ कम तरीके से बढ़ता है, क्योंकि उसके 20% से जो उसका सर्किट था वो भी चेंज हो गया था। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ से साइकोलॉजी समझो, जल्दी से अब ये शेयर भी ऊपर जाने की उम्मीदों के साथ नहीं है। हो सकता है 1-2 अपर सर्किट मारे, पर जल्दीबाजी इसके अंदर शेयर में मत करना इसको खरीदने की। अभी मसले सही हो रहे थे। क्यों बताता हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी की चीज़ें समझ में आती हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में जब वो इतना दिल तोड़ रहा था तो मैंने कह दिया था जल्दबाजी में उसके अंदर निवेश करना है तो 1 साल देख लेना, क्योंकि एलआईसी उसके अंदर एचडीएफसी बैंक में 1 साल के भीतर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने की कोशिशों में है। ये एक दिन तो आपको तेज़ी दिखा सकता है, पर आपको समझना है जहाँ से ये शेयर गिरा वहाँ जाने में टाइम लग जाएगा। तो अच्छा बैंक है, लेकिन 1 साल बाद की चीज़ें हमें देखनी है, वेट करने वाली। खरीद तो जब मर्जी लेंगे हम। तो क्या हो रहा है सर, जब ये न्यूज आई थी 1473-72 रुपये करीब का शेयर था, आज कहाँ है 1430 रुपये में हुआ ना, वहाँ से थोड़ा सा नीचे। तो ये रणनीतियाँ होती हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि लोग मुझे कहते हैं चार्ट में आप क्यों नहीं समझाते। तो चार्ट मुझे समझ में नहीं आता, मैं आपको क्या समझाऊंगा भाई। चार्ट में तो मैं आने वाली चीज़ों को मैं चार्ट में नहीं समझ सकता, बीतने वाली चीज़ें मैं समझ सकता हूँ, आने वाली चीज़ें तुरंत हम समझ सकते हैं जब हम इंट्राडे करते हैं। तो वहाँ तो समझ में आता है कि भाई कैंडल दिखा रहा है ग्रीन, तो अलग अलग तरीके से जो चीज़ें समझी जाती हैं वहाँ तो हो जाता है। पर आज की कैंडल देखकर किसी शेयर के फ्यूचर के बारे में, मतलब आज के तो बारे में पता लग सकता है, लेकिन फ्यूचर के बारे में नहीं पता लगता, क्योंकि वहाँ पर न्यूज मोड़ डाल देती है और बहुत कुछ चीज़ें देखी जाती है। तो मैं उस पर वर्क करता हूँ, तो वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, शेयर प्राइस के बढ़ते हुए और गिरते हुए आपके अंदर जो भी प्रतिक्रिया जागती है, जिस तरीके से आप सोचते हो शेयर भाग रहा है खरीद लूँ, जिस तरीके से आप सोचते हो शेयर गिर रहा है और आपके पास है बेच दूँ, जिस तरीके से वो शेयर आपके पास और तेजी के संकेत दिखाकर आगे की तरफ भागा और आप सोचते हैं वहाँ पर भी निकाल दूँ, प्रॉफिट बुक कर लूँ, आप शेयर प्राइस की कोई सी भी अवस्था में हो, आपके निर्णय हमेशा गलत रहेंगे। अब आप कहोगे सर क्यों गलत रहेंगे, हमने तो प्रॉफिट बुक कर लिया। क्यों गलत रहेंगे, आपने प्रॉफिट बुक कब करा, जब आप उस शेयर से ऊब गए, आपको टेंशन है, तब आपने प्रॉफिट बुक करा है, आपने काम नहीं समझा उस टाइम उसका। तो शेयर प्राइस को देखकर जब भी आप कोई एक्शन करेंगे फ्यूचर का, इंट्राडे का नहीं कह रहा हूँ मैं, फ्यूचर का, तो हमेशा गलत साबित होगा, क्योंकि आप वहाँ चलती हुई गाड़ी में और गिरती हुई गाड़ी से उतरने की कोशिश में लगे हो और आप शेयर प्राइस के एक्शन में इंट्राडे करने वाली चीज़ों के साथ उतर रहे हो और लंबे समय के लिए, वो गलत साबित हो जाएगी। आप करके देख लेना, बेचोगे पछताओगे, खरीदोगे तब भी पछताओगे। हमें अपने प्रॉफिट को अपने अनुसार लेना चाहिए, अपने टारगेट बना लो अपना भी कि भाई मुझे आज IRDA को 200 पे बुक करना था, 150 में करना था। इस तरीके के जो टारगेट होते हैं वो खुद ब खुद बनाए जाते हैं, किसी से पूछ कर नहीं बनाए जाते। और गिरती हुई मार्केट में प्रॉफिट बुक करना और चढ़ती हुई मार्केट में शेयरों को पकड़ना, दोनों अवस्था गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिचुएशंस को समझकर नहीं, बल्कि रणनीतियों को समझकर नहीं, बल्कि शेयर प्राइस के एक्शन को समझकर हमने वर्क किया है। तो शेयर प्राइस के एक्शन में लंबे समय की चीज़ें नहीं बनती, हर बार आपके निर्णय जो हैं गलत साबित हो जाएंगे, ये आपको समझना। पेटीएम जब गिर रहा था, लोगों ने जब अपने को बेचा होगा तो आज उनके निर्णय गलत साबित हो रहे हैं, है ना। जियो फाइनेंस सर्विसेज को तेज़ी के साथ जब वो 40 भागा, कई लोगों ने खरीदा होगा, अब वो बढ़कर नहीं दिखा रहा है, तो वहाँ पर भी हम गलत साबित हो रहे हैं। एग्जिट करना और शेयरों को प्रॉफिट बुक करना अपनी रणनीतियों के अनुसार होता है, और वो तब होता है जब आप गिरती हुई और चढ़ती हुई मार्केट में कोई वर्क ना करें, अपने द्वारा अपने अनुसार सोचें कि मुझे आगे क्या करना है। तो कोई सी भी अवस्था आपकी हो, वहाँ पर आप ठगे से महसूस हो जाओगे, ये मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। अच्छा, IRDA की बात करेंगे।
देखो सर, सबसे पहले दिमाग में बात डाल लो, जो आईपीओ के बाद शेयरों में लगातार तेज़ी वाले संकेत होते हैं, उस शेयर के अंदर जल्दबाजी के अंदर हमें बहुत दूर की मंशा नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो शेयर अभी हाल ही में अपने आईपीओ के बाद से संभलना शुरू करेगा और अपने क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी चीज़ों को हमें दर्शाएगा। एक क्वार्टर अच्छा देने के बाद अगले क्वार्टर पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए, यानी कि एक क्वार्टर अच्छा दे दिया तो आगे भी क्वार्टर, हमें लगातार चीज़ों को समझना है। एड़ा को अगर आप ले रहे हो तो वास्तव में एक अच्छा शेयर है, पर आपको समझना है कि नवकरणीय ऊर्जा की जो क्षमता, ऊर्जा स्थापित करना, किसी गीगावाट की क्षमता को उजागर करना, हमने कोई लक्ष्य रखा है, वो सारा का सारा 2030 का है। और ये क्या करता है, ये नई परियोजना इस तरीके की ऊर्जा के क्षेत्र में, जो नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हो, उसको विकसित करने के लिए, उसका संचालन करने के लिए और उसको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये शेयर है। तो ये काबिल तारीफ शेयर है। पर अचानक से ये शेयर को ऊपर की तरफ जो तेज़ी के संकेत के साथ देख रहे हैं कि हम इसे खरीद लेते, वो वजूद ख़राब है। क्योंकि शुरुआती तौर में आपको बताकर चलाऊँ, तेज़ी वाले शेयर को पकड़ना ये एक अलग तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। 200 का रेट में किसी ने पकड़ा और 10 रुपये का जब इसने नीचे की तरफ आपको दिखाया तो आपको खुद ब खुद लग रहा होगा मैं फंस गया। अब आप इसके क्या चीज़ें भूल गए कि भाई इसका आईपीओ जो आया था किस उद्देश्य से आया था, उद्देश्य क्या है इसका एड़ा का, तो उद्देश्य तो नवीकरणीय ऊर्जा की चीज़ों को हासिल करने का, बढ़ाने का है। तो उसमें क्या ये अभी काम कर देगा सर, आने वाले कई सालों के लिए वर्क करेगा। तो तेज़ी की रेल में कभी आपको नहीं बैठना है और आईपीओ के बाद जो शेयर बड़ी तेज़ी के साथ जाए वहाँ पर समय समय पर अपने प्रॉफिट को देखते देखते चलते रहो, स्टॉप लॉस लगाकर, है ना भाई। एचडीएफसी बैंक आईपीओ के बाद से क्या आपको एकदम से 1400-1500 में मिला था, या उसने बहुत दिनों तक आपको ऊपर नीचे करके चीज़ों को समझाया था। तो रखने वाले शेयर अलग होते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में नया मेरा लिंक आ चुका है एंजल वन का, जिसको भी अगर अकाउंट खुलवाना है आप वहाँ से खुलवा सकते हैं लंबे अवधि के लिए। तो एड़ा की गिरावट ये तो होना संभव थी, आगे कुछ उजाले हो सकते हैं। आपको अपने दिमाग में इलेक्शन लेकर चलना है, वहाँ पर हमारी सरकार दोबारा आने के बाद प्रत्येक शेयरों में आपको तेज़ी के संकेत देखने को मिलेंगे। तो धैर्यता लाइए और सबसे पहला काम चीज़ों को समझने में लगाइए। यानी कि कल को ट्राइडेंट ने रिजल्ट ख़राब दे दिया या अच्छा दे दिया, उस हिसाब से आपने वीडियो देख ली, उसी हिसाब से आपने खरीदारी बिकवाली कर दी और कुछ ऐसे चैनल आपको मिल गए, अब तो बेच कर निकलो क्योंकि इसने रिजल्ट भी दे दिया उसके बाद भी गिर रहा है। पर रणनीतियाँ हमने समझी नहीं है। तो हर एक चीज़ की रणनीतियाँ होती हैं, वो आपको समझकर आगे की तरफ जाना है। तो एड़ा मेरे हिसाब से अच्छा शेयर है, पर टॉप पर जिस तरीके से हम ले लेते हैं वो रणनीति गलत है। तो रणनीति को थोड़ा सा चेंज कर दो, सब कुछ अच्छा होगा। शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव में बिल्कुल मत खोना, बहुत अच्छी तरह मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखो सर, अब बात करेंगे इन्फीबीम। ये भी शेयर आपको 1-2 महीने के अंदर अच्छे संकेतों के साथ मिला, पर इस शेयर की जो भी खूबियाँ हैं वो आप सबको मैं पहले बता चुका हूँ। इसका एक मुख्य तौर पर एक प्रमुख ब्रांड है जो है सीसी एवेन्यू। ये इसका भुगतान का एक ब्रांड है जिसके तहत ये जाना जाता है अपना इन्फीबीम। कई पार्टनरशिप के बारे में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। गुजरात की रणनीतियाँ, इसको वहाँ से 2000 करोड़ के निवेश के साथ देखने वाली रणनीतियाँ, गुजरात में एआई का हब बनाने वाली रणनीतियाँ, मीशो के जो सीईओ इनकी कंपनी में आए इन्फीबीम में, उनको 1 दशक तक एआई पर अच्छी नॉलेज है। पेमेंट हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, डिजिटल भुगतान हो, उन सब की सेवाओं के लिए ये फ्रॉड की चीज़ों को भी पकड़ता है और उसको भी ये करता है। तो इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत हर डिजिटल क्षेत्र की तरफ चीज़ों के साथ है, और भी अन्य काम करती है, लेकिन इस चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका वजूद अभी भी है और आने वाले सालों के लिए भी है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कई चीज़ें जैसे कैशलेस होता जा रहा है, हर चीज़ हम पेटीएम, फ़ोनपे जिससे कर देते हैं। तो अब तो आपको देखने को नहीं मिलता ना कि आप कहीं भी कुछ सब्जी ले रहे हो एकदम पेटीएम कर दिया, फ़ोनपे कर दिया। पहले तो नहीं ऐसा होता ना, खुले दो, ये करो वो करो। तो क्या हो गया, ज़माना बदल रहा है। इसी तरीके से जो पुराने लोग होंगे, अब नए लोग तो जानते नहीं होंगे, पहले चिट्ठी आती थी पोस्ट ऑफिस में, हमें अपने दिल्ली किसी रिश्तेदार को कुछ भेजना तो हम कुछ लिखते थे, है ना। तो वो चलन क्या हो गया है, जब से व्हाट्सअप ये चीज़ें हुई हैं, क्या हुआ, वो ख़त्म सा हो गया है। आजकल तो डिजिटल कार्ड भी आ रहे हैं। आजकल नहीं होता, मुंबई में कोई रिश्तेदार है जी आपको भेज रहा हूँ, वो तो व्हाट्सअप करेगा आपको। अब क्या हो रहा है, चीज़ें
आसान हो गई हैं, यानी कि समय बदल रहा है और डिजिटल की चीज़ों में आ गया है। तो जब भुगतान भी डिजिटल की चीज़ों में होंगे तो वहाँ पर इस इन्फीबीम की ज़रूरत है या नहीं है। देखो सर, अगर हमारे पास किसी भी कंपनी के कुछ शेयर हैं, वो कंपनी कितनी बेस्ट है, एक बार अपने को तसल्ली देने के लिए उसके अंदर से मैं जो करता हूँ, जैसे मेरे पे 1000 शेयर किसी चीज़ के हैं, एक बार मैं अपने को तसल्ली देने के लिए उसके अंदर से 500 या 700 शेयर मैं निकाल देता हूँ भाई, अपने को तसल्ली देने के लिए, कल को गिर भी सकता है। तो वो तसल्ली के लिए भी हर एक शेयर बने होते हैं, उसको भी आप समझो। तो डिजिटल भुगतान की चीज़ों के साथ है, बीच में EMI के तरफ इसने कदम बढ़ाए और आपको देखने को मिला बंधन बैंक के साथ इसने पार्टनरशिप की, और अब इसने एक अच्छे बैंक के साथ और बढ़िया चीज़ों के साथ उतरने की चीज़ों के साथ देखा, जो है IDFC फर्स्ट बैंक। उनके लिए ये क्रेडिट की जो चीज़ें होती हैं, क्रेडिट कार्ड की जो चीज़ें होती हैं, उसको समाधान करने के लिए EMI की सुविधा ये प्रदान करेगा अपने भुगतान की रणनीतियों के साथ। तो इसने पार्टनरशिप कर ली है और बैंकों के लाखों जो कस्टमर हैं उनको CCC एवेन्यू के तहत एक अच्छी सुविधा क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो करते हैं उसके अंदर EMI की सुविधा के लिए वर्क कौन करेगा, सोल्यूशन के लिए वर्क कौन करेगा, इन्फीबीम करेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आपको कम लग रही है या बढ़ रही है ना। तो यहाँ वैल्यू पे काम करते हैं हम, चार्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, प्राइस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ काम कर रहे हैं कि जो शेयर यानी जो कंपनी वर्क कर रही है वो अपने को दिखा रही है और अपने में प्रॉफिट लाकर दिखा रही है और अपने कार्य को बढ़ा रही है। तो हम उस कंपनी के ऊपर दिमाग लगा रहे हैं, हम वो तो नहीं लगा रहे कि भाई किसी के कपड़े का काम था, अब नया फैशन आ गया है, तब भी वो पुराने फैशन निकाले जा रहा है, हम उस पर तो नहीं वर्क कर रहे हैं। ये काम का विस्तार कर रहा है। उन चीज़ों को देखो सर, यहाँ खरीदने बेचने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी मेरे चैनल पर, समझने वाली चीज़ मिलेगी और धैर्यता से समझोगे सब कुछ मिलेगा। अडानी बिल्वर में देखने को मिल गया ना तेजी के संकेत। तो हम चीज़ों को जब समझने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो शक्तियाँ होती हैं, जो ज्ञान इंद्रिया को हमारे और तेज कर देती है, वो हमारे ऊपर आ जाती है, क्योंकि हम सोच सही रहे हैं ना। हम ये तो नहीं देख रहे कि हमें तुक्का लगाना है, कुछ करना है, हम तो चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक के लिए क्रेडिट कार्ड की समाधान के लिए EMI की सुविधा करने की चीज़ों के साथ इन्फीबीम ने बता दिया। तो ये आपको समझना है। और इसका AI जो हब बन रहा है ना गुजरात में, उस पर काम चल रहा है। गुजरात की सरकार जो है इनके साथ जो चीज़ें करेंगी उसमें काम करेंगे। तो उन चीज़ों को आपको समझना है। आने वाला समय इन्फीबीम का प्रॉफिट लेने के साथ साथ, थोड़े छोड़ने के साथ साथ अच्छा हो सकता है। तो बातों को समझो, और ज़रूरी नहीं कि कोई भी शेयर अच्छा है तो कल को मार्केट गिरेगी तो वो नहीं गिरेगा भाई, सब गिरेंगे। बस मौके की तलाश करना सीख जाओ, उन चीज़ों को आगे की तरफ धकेलते जाओ और अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाओ। देखो सर, अब बात करेंगे यस बैंक की। सबसे पहले बात समझें कि यस बैंक के ऊपर मेरी कोई भी प्रतिक्रिया आपको कभी निगेटिव लगी? रिजल्ट आने के बाद मैंने आपको प्रतिक्रिया दी थी कि संभल के रहना है, तो क्या हुआ, वहाँ गिरावट हो गई। बीच बीच में मैंने आपको हर बार कहा है कि जिन जिन बैंकों ने इसको संभाला है, क्योंकि इसके अंदर प्रोमोटर तो है नहीं, DIs, FIs और पब्लिक ही है। और FIs इसके अंदर अगर हम देखें 23.79% है, DIs इसके अंदर करीब 41.98% है, जिनके अंदर अधिकतर बैंक और LIC है। पब्लिक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर करीब 34.21% की पब्लिक है जो सोचती है कि यही चीज़ें हमें अच्छा करके जाएगी। धीरे धीरे इस बैंक के अंदर जो बैंक हैं, सरकारी हो प्राइवेट हो, उनकी हिस्सेदारी बढ़ने वाली चीज़ें आपको आगे और निकलने वाली चीज़ें भी आगे देखने को मिलेगी। आज आपको 2 दिन से जो इसके अंदर तेजी के संकेत देखने को मिले वो न्यूज़ है HDFC बैंक यस बैंक के अंदर 9.5% की हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी RBI के थ्रू मिल गई। ये सबको पता लग गया। अब इसकी हम खोज करेंगे एक चीज़ों के साथ। देखो तो सबसे पहले आप समझो 31 दिसंबर 2023 तक HDFC बैंक की हिस्सेदारी 3% की यस बैंक के अंदर थी। अब वो 9.50% की हिस्सेदारी करने के लिए उसको मंजूरी RBI की तरफ से मिल गई। यहाँ क्या हुआ, एक मंजूरी मिली पर अभी लिया नहीं है।
जब मंजूरी मिलने से ही शेयर 30 तक मिल जाए और जब लेगा तो फिर कितनी हो जाएगी। तो अभी क्या हुआ, अभी सिर्फ न्यूज बेस्ड शेयर भागा है। तो बातों को समझेंगे और अब ये भी समझेंगे कि आरबीआई ने कहा है कि 1 साल के अंदर अगर 9.5% की हिस्सेदारी अगर एचडीएफसी बैंक ने नहीं बढ़ाई, नहीं करी, तो ये जो चीज़ें हैं रद्द कर दी जाएगी। ये किसी ने पढ़ा है, ये किसी ने समझा है कि ये सिर्फ ये चीज़ को समझो, अभी अनुमति मिली है, अभी वो चीज़ें नहीं हुई है, और जब अनुमति मिलने से इतनी तेज़ी के संकेत, और जब लेगा तो कितने संकेत, और जब नहीं लेगा तो फिर कितने संकेत। तो हम दोनों तरफ की चीज़ें समझेंगे ना सर, एक तरफ की तो चीज़ें हम समझ नहीं देंगे, नहीं हमें तो दोनों तरफ की चीज़ें समझ चाहिए। तो आरबीआई कह रहा है भाई 1 साल के अंदर करनी पड़ेगी। अब 1 साल के लिए अंदर नहीं होगा तो फिर ये चीज़ें जो अप्रूवल है ये रद्द हो जाएगा। तो अब आप क्या समझ रहे हो कि किसी बैंक का यस बैंक के अंदर हिस्सेदारी लेना इतना इम्पोर्टेंट अगर हमारे लिए हो गया, तो इसका मतलब हमने फिर शेयर मार्केट को नहीं समझा। क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखें कि एसबीआई की इसके अंदर सबसे बड़ी हिस्सेदारी कितनी है, 26.13% की है। और समय समय पर आता है कि ये एसबीआई कभी भी अपनी हिस्सेदारी को थोड़ी कम भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक तो चलो पहले 3% था, और आपका एक्सिस बैंक, इनकी होल्डिंग है, इन्होंने इस बैंकों को संभाला हुआ है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है बैंक प्रगति की ओर है। किसी के स्टेक लेने का मतलब जैसे आपने स्टेक लिया, अब देखते हैं ना कि भाई एलआईसी किन किन कंपनियों में स्टेक लेकर बैठा है, फिर उसके बाद क्या होता है, तेजी के संकेत दिखते हैं या वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। क्या होता है, नॉर्मल हो जाती है। तेजी के संकेत कब दिखते हैं, जब वो न्यूज आती है। और तेजी के संकेत कब दिखते हैं, जब वो कंपनी और वो बैंक कुछ काम करते हैं। तो यहाँ न्यूज आई है, तो इसको समझना है कि यहाँ पर धीरे धीरे अदर बैंकों की हिस्सेदारी यस बैंक में बढ़ रही है। और इस न्यूज़ से यस बैंक तो भाग गया, लेकिन एचडीएफसी बैंक आपको 14 रुपये गिरते हुए देखने को मिला आज। तो आपको बातें समझ में आ रही नहीं, आज मैं कह रहा हूँ ये बैंक हमारे लिए पॉजिटिव है। हमें दूर के संकेतों के साथ, जैसे बैड लोन को कम करेगा, सेल को बढ़ाएगा, कर्जे कम करेगा, अलग अलग रणनीतियों के साथ अवसर निकालेगा, तो वहाँ बैंक बहुत उस पर ध्यान दो आप। इस न्यूज़ की वजह से शेयरों को खरीदना और सोचना कि ये शेयर 30, 35, 40, 50 तक हो जाएं, मैंने कहा था ना, टारगेट पे काम करना बंद कर दो, चीज़ों को समझने में चीज़ें कर दो। टारगेट आ रहे हैं 32 के, आ रहे हैं 35 के और 44 के आ रहे हैं, तो ये भी आपको समझना, आ रहे हैं टारगेट इसके निकल किस तरीके से, मैं नहीं दे रहा हूँ, आ रहे हैं। तो ये आपको समझना है कि जब कोई बैंक इसके अंदर हिस्सेदारी ले रहा है, और फिर आपको ये समझना है कि जब कुछ इसके अंदर से निकलेंगे तो फिर क्या गिरावट होगी, तेजी होगी। तो दोनों चीज़ों के साथ आपको तैयार रहना है। फिलहाल जो बैंक था पॉजिटिव संकेतों के साथ था, अब आपको अपनी रणनीतियों के संकेतों के साथ देखना है। टारगेट भूल जाओ, रखने के संकेतों के साथ देखो, क्योंकि आने वाला समय आपको ये चीज़ें दिखाएगा कि 1 साल के अंदर एचडीएफसी बैंक ने हिस्सेदारी को बढ़ाया या हिस्सेदारी को घटाया, या फिर वो हिस्सेदारी नहीं ले पाया, क्या वो चीज़ें रद्द हो गई हैं। तो हमें आज के लिए सुनकर अगले कदम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको, जो मैंने आज बता रहा हूँ। इस बैंक में मेरे लिए पॉजिटिव है ना, और रखने वालों के लिए भी पॉजिटिव है, पर तेजी वालों के लिए पॉजिटिव ये शेयर कभी नहीं रहेगा, ये आप समझ लेना। तो तेजी को नहीं समझना है, काम को समझकर आगे बढ़ना है। तो एचडीएफसी बैंक के पास पहले 3% की थी, अब वो 9.50% की हिस्सेदारी 1 साल के अंदर उसे करना है। ये चीज़ों को आपको समझना है। इन्फीबीम जो हो गया, डिजिटल भुगतान हो गया, ईएमआई की सुविधा हो गया, ऋण के लिए समाधान निकालना हो गया, और एआई हब बनाने की प्रक्रिया में आगे हो गया। और ये भी आपको समझना है कि जब ये बंधन बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए इस तरीके के वर्क कर सकता है, क्या इसको और बैंक अपने लिए काम करने के लिए वर्क नहीं देंगे? ये आपको समझना है। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बताकर चला हूँ, है ना। जब बंधन बैंक के साथ आया था तो तब मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि ये और बैंकों के लिए भी इस तरीके से काम कर सकता है। क्या हुआ, वो चीज़ें हो गई। यहाँ पर अफवाहें ज़्यादा होती हैं, और वो अफवाहें आपको पेटीएम में भी देखने को मिली, जब जियो फाइनेंस सर्विसेज और एचडीएफसी बैंक उसका कारोबार अधिग्रहण करने की चीज़ों के साथ न्यूज़ निकली, और उसने 4 चांद जियो में लगा दिए और
पेटीएम की चीज़ें गिराई और आज पेटीएम ने अपर सर्किट मार दिया। तो जल्दबाजी मत करना, अभी ये धीरे धीरे आपको सुधार के मौके के साथ इस शेयर को देखना है। आपको समझना है HDFC बैंक जो आपको इतना गिर के दिखा चुका है और इसके अंदर LIC अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाएगा, वो भी 1 साल की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये शेयर निवेश की अवधि से बेस्ट है, पर निवेश का मतलब क्या होता है, साल 2 साल 3 साल 4 साल आगे का होता है ना, वो आपको समझकर चलना है। ईड़ा की मंशा समझ जाओ, IPO के बाद से ही भाग रहा है और फिर चारों तरफ आपको पॉजिटिव चीज़ दिख रही है, पर उन पॉजिटिव चीज़ों में अगर आपने काम को समझा तो ये शेयर आज भी सही है, पर उसके अंदर समय देना पड़ेगा 3 साल का, तो वो आपके पास है। तो उन चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सारी रणनीतियों को समझ जाइए, शेयर के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया से अलग होकर ज़्यादा सोचने की प्रक्रिया में लग जाइए और शेयर प्राइस के गिरते उड़ते ही अपने शेयरों को निकालना बेचना करने वाली चीज़ें आपको एक ऐसी दुविधा में डाल देगी जहां हमारे सारे निर्णय गलत हो जाएंगे। तो ये समझना है, पहले हमें काम समझना है, उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना अच्छा कर लो कोई भी आपको गुमराह कर ना सके। अंदर से इतने सच्चे हो जाओ कि भगवान खुद आपकी हेल्प करने आए और कहे कि भाई तू सच में चल रहा है, और झूठ भगवान को पसंद नहीं है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए